बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 जून और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने हिंदुस्तान से रखते हैं, जहां पर हिंदुस्तानी अवाम को आखिरकार ये एहसास हो गया कि हिंदुत्व और नफरत की सियासत उन्हें बहुत दूर ले गई, खतरनाक सिमत में उनके मुल्क को ले गई। आखिरकार हिंदुस्तानी वोटर ने रियलाइज किया है और जो रिजल्ट्स इलेक्शन के आ रहे हैं उन्होंने हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को इस वक्त शॉक कर दिया है। जी हाँ, मोदी शायद वजीर आजम तो बन जाएं, लेकिन उनकी पार्टी अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन से बाहर हो गई है। 543, जी हाँ, 543 सीट्स का ऐवान, जिसमें से 272, जी हाँ, 272 सीट्स जीतने वाली पार्टी जो है वो हुकूमत बना सकती है। लेकिन ये जो मैजिक नंबर है 272 का, इसको मोदी की बीजेपी पार्टी पार करने में नाकाम रहेगी। और ये सबसे बड़ा शौक है, क्योंकि मोदी की इलेक्शन कैंपेन जो है वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट थी और उनका जो नारा था, अब की बार 400 पार, मतलब कि 400 से ज़्यादा नशिस्तें मोदी और उनका अलायंस लेगा। हिंदुस्तान के अंदर मोदी की हुकूमत बनती है या किसी और की, आप सोचते होंगे आपकी ज़िंदगियों पर इसका क्या असर है? बहुत गहरा असर है। अगर उस तरफ एक नफ़रत की सियासत करने वाले लीडर की हुकूमत होगी तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की ज़िंदगी पर उसके गहरे असरात होंगे आने वाले दिनों में। मोदी और उनके डिप्टी अमित शाह जो हैं, उन्होंने जो नफ़रत का बीज बोया, हिंदुत्व की सियासत की, वो आज आपको हारती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा अपसेट तो अयोध्या में हुआ, जहां पर हाल ही में मोदी ने सिर्फ 4 महीने पहले एक ग्रैंड ओपनिंग की थी। याद कीजिए 90s के अंदर जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, इस प्रीटेक्स के साथ कि हिस्टोरिकली किसी ज़माने में वहाँ पर राम मंदिर होता था, तो मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह पर मंदिर बनाया गया। और उस मंदिर की जो ओपनिंग है वो 4 महीने पहले इलेक्शन स्टंट के तौर पर मोदी ने की थी, जिसमें हिंदुस्तान के लीडिंग फिल्म स्टार्स, जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, मेन के पूरी दुनिया इकट्ठी की थी और एक बड़ा पावर शो किया था मोदी ने अयोध्या के अंदर। सबसे बड़ा अपसेट यह है कि उसी अयोध्या के अंदर बीजेपी हार रही है और अवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है उनकी इस हरकत की वजह से। बहरहाल आगे चलते हैं, आपको इसकी पूरी थोड़ा सा तज्जिया दे दें और इसके पाकिस्तान पर क्या इफेक्ट्स होंगे वो क्विकली बता दें, फिर हमारे पास और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं पाकिस्तान के अंदर से, वो देते हैं। इस वक्त जो मोदी का अलायंस है, जिसको एनडीए कहते हैं, इस अलायंस को, जिसमें बीजेपी की पार्टी है और दूसरी कुछ पार्टीज हैं जैसे नीतीश कुमार हैं और दूसरे लोग हैं इसके अंदर, उन्होंने इस टाइम तकरीबन 290 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। मैंने आपको बताया कि 272 सीटें जीतने पर वजीर आजम बन सकेंगे मोदी, तो ये वजीर आजम तो बन जाएंगे, लेकिन अकेले बीजेपी जो 390 सीटें अकेले जीतना चाहती थी और अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 400 का नंबर पार करना चाहती थी, और अब बीजेपी जो है वो 200 के इर्द गिर्द जो है वो हूवर कर रही है, जिससे ये नजर आ रहा है कि मोदी एक वीक प्राइम मिनिस्टर होंगे और प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर की असल चाबियां या असल ताकत जो है वो जाहिर है नीतीश कुमार, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और सीबी नायडू जो 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 इस वक्त तो मोदी के साथ हैं, लेकिन एलिजिड खबरें ये भी आ रही हैं कि वो जो कांग्रेस का इत्तेहाद है, जिसको इंडिया उस इत्तेहाद का नाम है, उसके साथ भी वो निगोशिएशन कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा मामला बने कि शायद वो उधर चले जाएं, लेकिन जो इलेक्शन के नंबर्स इस टाइम नज़र आ रहे हैं, शायद कांग्रेस के लिए हुकूमत बनाना मुश्किल हो, क्योंकि शायद चंद वोटों से वो हुकूमत ना बना सकें, लेकिन वो बहुत तगड़ी अपोजिशन होंगे। और मोदी ने जो एक मैजिक बिल्ड किया हुआ था अपनी नफरत की सियासत का, और एक अनस्टॉपेबल वो फोर्स अपने आप को प्रिटेंड कर रहे थे, वो आज इमेज चकनाचूर हुआ है। और बहुत सारे और भी शॉकिंग न्यूज़ आई हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आदित्यनाथ जो एक एक्सट्रीमिस्ट चीफ मिनिस्टर थे, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, जो मुसलमानों को कहते थे कि वहाँ से निकल जाएं या पाकिस्तान चले जाएं, उनकी जो स्टेट है वो भी खतरे में पड़ गई है। और वहाँ पर भी इस वक्त जो कांग्रेसी इल्हाक है या कांग्रेसी इत्तेहाद है वो आगे है, 43 सीट्स उनके पास हैं, और बीजेपी जो है वो तकरीबन, ये अभी हतमी नंबर नहीं है, लीड करने के नंबर्स हैं ये, 43 सीटों पर कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है या कांग्रेसी इत्तेहाद जो है, और तकरीबन 35 सीट्स के ऊपर जो है वो बीजेपी पीछे चल रही है, और ये 80 सीट्स का ऐवान है पूरा। और ये बहुत बड़ा
एक शॉक वेव होगा, बहुत बड़ा मैं ये कहूँगा कि रियलिटी चेक है बीजेपी और उनकी नफ़रत की सरकार का, क्योंकि हिंदुस्तान को ओवरऑल मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की गई थी। यूपी, उत्तर प्रदेश में खुसूसी तौर पर मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की गई थी, जहाँ पर आदित्यनाथ योगी जो उनके चीफ मिनिस्टर थे, जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के मजहबी अपने अकायद रखते हैं और शदीद तरीन मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अपसेट हुए हैं। कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा नंबर्स फाइनल हो जाएं, फिर आपके सामने रखेंगे। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने और रखनी है। प्रो खालिस्तानी अमृतपाल, ये अमृतपाल वो हैं जो पिछले साल 2023 के अप्रैल में हिंदुस्तानी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने आखिर इन्हें पंजाब से जाके गिरफ्तार किया था। ये खालिस्तान मूवमेंट के सेपरेटिस्ट हैं और बड़ी मुद्दत के बाद, बड़े 2-3 डेकेड्स के बाद कोई उठा है हिंदुस्तान के अंदर जिसने खालिस्तान का नारा लगाया। ये ओवरसीज़ रहते थे, ओवरसीज़ से वापस हिंदुस्तान गए और इन्होंने खालिस्तान की मूवमेंट का नारा लगाया कि पंजाब को अलग मुल्क बनाया जाए, खालिस्तान बनाया जाए, इंडिपेंडेंस दी जाए। इसलिए इनके पीछे हिंदुस्तानी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो पड़ गई और इनको रूपोश होना पड़ा, भागना पड़ा। वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरी एक ड्रामाई वो सारे का सारा मामला है जो पिछले साल 2023 के अप्रैल में हमें देखने को मिला था। लेकिन आखिरकार फिर इन्हें पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब से जाकर पकड़ लिया गया हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और ये उस वक्त से मुल्क दुश्मनी, बगावत, जो हमारे यहाँ जिस तरह के मुकदमात बनते हैं, इन्होंने तो वाकई सेपरेटिस्ट मूवमेंट आगाज़ की। हमारे यहाँ तो वैसे ही बन जाते हैं ना। लेकिन बहरहाल उसी तरह के मुकदमात जो हैं वो इनके खिलाफ बनाए गए हैं। ये जेल में हैं, जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और शॉकिंग बात यह है कि ये तकरीबन 2.25 लाख की लीड से आगे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार से पंजाब के अंदर। बीजेपी वैसे पंजाब के अंदर बहुत वीक है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन्हीं का तगड़ा मुकाबला जो है वो हो सकता है। इस टाइम आम आदमी और कांग्रेस करीब है एक दूसरे के इलेक्शन लड़ने के। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि वहाँ पर ये जो सेपरेटिस्ट हैं और खालिस्तानी मूवमेंट के सेपरेटिस्ट अमृतपाल हैं, ये 2.25 लाख की लीड से जीत रहे हैं वहाँ पर। ये बहुत ही एक बड़ा शॉक और रियलिटी चेक है कि पंजाब के लोग क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या फीलिंग्स हैं। इसी तरीके से जिस बेअंत सिंह वो एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसने इंदिरा गांधी की असैसिनेशन की थी, गोलियां मारकर उसे कत्ल किया था, सिख सिक्योरिटी गार्ड था। उनका आगे से वारिस जो है वो भी इलेक्शन लड़ रहा है फरीदकोट से, और उनका नाम है सरबजीत सिंह खालसा, और वो बेटा है बेअंत सिंह का। और वो भी इस वक्त 70,000 की लीड से जीत रहा है। ये एक और रियलिटी चेक है हिंदुस्तान का कि वो माइनॉरिटीज़ को, सिर्फ मुसलमानों को उन्होंने तंग नहीं किया हुआ, सिखों को भी तंग किया हुआ। और जिस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट के जो बोलने वाले सिख हैं उन्हें कनाडा में, यूके में जिस तरीके से ढूंढ ढूंढ के उनकी असैसिनेशन की गई है, और अमेरिका में भी एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर जो पूरे का पूरा प्लान था वो अनर्थ कर लिया अमेरिकी जो इंटेलिजेंस थी उन्होंने, और उसको फेल कर दिया। लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा रियलिटी चेक हिंदुस्तान के लिए और हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को, कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। मोदी ने बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए, पूरा मीडिया खरीदा, पूरे मीडिया को मैनेज किया, कोई मोदी के खिलाफ खबर नहीं दे सकता। सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन किया, सोशल मीडिया को कंट्रोल किया, और डिसेंट की कोई आवाज़ रहने नहीं दी। बिल्कुल उसी तरह से जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जारी है कि किसी को खिलाफ बात नहीं करने देनी, जो करेगा उसके ऊपर मुकदमात कर दें। हिंदुस्तान में शायद हालात इतने बुरे हों या इससे ज़्यादा हों या कम हों, लेकिन बहरहाल सिमत वही है। मैं एग्जैक्टली आपको नहीं कह सकता कि हालात इससे ज़्यादा बुरे हैं, कम बुरे हैं, इतने ही हैं, लेकिन सिमत वही है कि मुखालफ आवाज़ को दबाओ, आवाम की जो असल एस्पायरेशंस है उनको ना निकलने दो। नफ़रत की सियासत या ऐसी सियासत जो आपको काबिल कबूल हो, आपका एजेंडा हो, उसको प्रमोट करने की कोशिश की जाए। बहरहाल हिंदुस्तान में अवाम ने इस सारे प्रोसेस को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन हमारे लिए इससे भी खुशी की बात यह है कि 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने उससे पहले ये जो गैज़ो गज़ब की सियासत है या इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा है, इसको 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने रिजेक्ट किया था, और आज जून में आके हिंदुस्तान से भी आपको तकरीबन मिलते हुए रिजल्ट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये एक रियलिटी चेक है उन तमाम लोगों के लिए जो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, वहाँ पर लार्जर अवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको निगेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपना जो एजेंडा है उसको प्रमोट कर सकें। अच्छा जी, अगली खबरें जो आपके सामने रखनी है वो
एक तो तकरीबन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मखसूस नशिस्तों का केस चला, उसमें काजी साहब फिर बेआबरू हुए हैं। ऐसे बेआबरू हुए हैं कि उनको शायद मेरे ख्याल में तो बेंच से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन वो होते नहीं। काफ़ी माजरत के साथ थिक स्किन है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की। आज बार बार दोबारा वकील को टोक रहे थे। उसके ऊपर फिर जस्टिस मुनीब ने कहा कि ये सारा मामला तो बल्ले का निशान छीनने के बाद शुरू हुआ। ना बल्ले का निशान छीना जाता, ना ये सारा कुछ नाइंसाफ़ी होती। उस पर काजी साहब ने आगे से फरमाया कि बल्ले का निशान पीटीआई से छीना था, उम्मीदवार फिर भी ले सकते थे। मासूम बन रहे थे या वाकई इतने कुंद जहन हैं, ये मुझे नहीं पता, या फिर प्रिटेंड कर रहे थे। जिस पर साथ से जस्टिस आयशा मलिक ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया तो जो किसी पार्टी का निशान हो वो किसी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को नहीं दिया जा सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया था बल्ले का निशान, तो फिर आज़ाद उम्मीदवार उस निशान को कैसे ले सकते थे। और फैसल सदीकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने भी अदालत के सामने दस बदस यही बताया कि हजूर ये नहीं हो सकता, फिर अदालत की तौहीन हो जाती। आपने जो कारनामा अंजाम दिया था उसके बाद यही होना था। बहरहाल इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिल्ला ने आड़े हाथों लिया काजी साहब को। जस्टिस अतर मिल्ला ने ये कहा कि जिस तरीके से आवाम के बुनियादी हकूक़ और एक पार्टी जो बार बार कहती रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही, उसकी बात नहीं सुनी गई, तो इसलिए ये मामलात हुए। जिस पर काजी साहब ने कहा कि ये मौजू हमारे सामने नहीं है। अतर मिल्ला साहब ने उन्हें वापस कहा कि मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। उस पर काजी साहब को उन्होंने शन किया, चुप करवाया और अपनी बात फिर कंप्लीट की। और उसमें अतर मिल्ला साहब ने यह कहा कि हमें आवाम की नुमाइंदगी का, जिनको आवाम ने नुमाइंदगी का हक़ दिया है, हमें उनके हक़ को तस्लीम करना पड़ना है और ये मेक श्योर करना पड़ना है कि उनका हक़ उनको मिले और वो सीटें उनको मिलें। तो बताएं इसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह इसमें बोले। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि अगर दोबारा, उन्होंने वो एग्जाम्पल दी जो पहले दी थी जब उन्होंने फैसला देकर ये सीटें वापस ली थी, जो पीटीआई की सीटों के ऊपर लूट मार की गई थी, वही एग्जाम्पल उन्होंने वापस दी। और जिस पर आगे से जवाब आया कि आप दुरुस्त कह रहे हैं। याद कीजिए उन्होंने एग्जाम्पल दी थी अगर 206 का ऐवान हो, 200 सीटें जो हैं वो एक पार्टी जीत जाए और 6 सीटें जो हैं वो कोई एक दूसरी पार्टी जीते या 2 पार्टियां जीतें या 6 पार्टियां जीतें, लेकिन सिर्फ 6 सीटें दूसरी तरफ हों। अब जो 200 लोग हों वो एक पार्टी ना हो, आज़ाद हों, तो जो 70 सीटें या 100 सीटें, जितनी भी सीटें ख़वातीन की उस असम्बली के अंदर होंगी, तो वो आप बताइए कि वो उन 200 को उनका कोटा मिलेगा या 70 की 70 6 उम्मीदवारों को मिल जाएंगी या 6 पार्टियों को मिल जाएंगी जिनके पास 6 सीटें होंगी। तो जवाब आगे से आया था इलेक्शन कमीशन का कि उन 6 को मिल जाएंगी, जिस पे अदालत सारी हंस पड़ी थी। तो आज उन्होंने फिर वही एग्जाम्पल दी। काजी साहब ने गुस्सा किया इस पर। उन्होंने कहा ऐसी मिसाल ना दिया करें, आइन और कानून की बात करें, जो आइन में लिखा है, कानून में लिखा है, ये एग्जाम्पल्स ना दें, मुझे इस पर बड़ा गुस्सा आता है। काजी साहब, आपको हर सच के ऊपर गुस्सा आता है, इसीलिए आज जस्टिस अतर मिल्ला ने आपको कहा कि पूरा, आपको नाम लेके तो नहीं कहा लेकिन इन्फर आप ही को कर रहे थे कि पूरा सच बोलें। पूरा सच बड़ा कड़वा है, यहाँ आधा सच बोला जाता है। आपकी दाढ़ी में तिनका था, आप फौरन बोले मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ। जिस पर फिर अतर मिल्ला साहब ने आपको आड़े हाथों लिया। डायरेक्ट तो आपको नहीं कहा, लेकिन उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में कहा कि अगर आपने सच बोला होता तो आज मुल्क इस हालत में ना होता, ये तमाम की तमाम सीटें और ये सारा फड्डा यहाँ पर खड़ा ना होता। बहरहाल जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिल्ला बहुत और जस्टिस मंदोखेल, उन्होंने भी कहा कि पार्टी से निशान लिया गया था, पार्टी ख़त्म नहीं की जा सकती। ये तमाम जजेस जो हैं बहुत वोकल हैं, बहुत क्लियरली सवालात भी पूछ रहे हैं और ऑब्जर्वेशंस भी दे रहे हैं। लेकिन मसला वहाँ पर जो हमारे खामोश और चुप चुपीते जजेस बैठे हुए हैं उनके बारे में है कि वो क्या करते हैं। आखिर पर देखना ये होगा कि जब फैसला आता है तो वो निज़ामुद्दीन साहब की लाइन टो करते हैं या आइन और कानून की लाइन टो करते हैं। हमें तशवीश जो है वो हमारे उन खामोश मोअज़्ज़ज़ जजेस के ऊपर है। ना बोलते हैं, ना कोई ऑब्जर्वेशन देते हैं, बस खामोशी से बैठे हैं, ऐसे बैठे हुए जैसे हम कमरे में हैं ही नहीं। तो जनाब, आप भी कमरे में हैं, यू आर इन द रूम, प्लीज़ बोलिए, सवाल कीजिए, कुछ गलती कीजिए, सही नहीं करना, ताकि आवाम को पता लगे कि आप क्या सोचते हैं। आप कम अज़ कम अपनी ऑब्जर्वेशन से दीजिए कि आपके जहन में क्या सवालात हैं, ताकि कल जब आप फैसला दें तो लोग शौक ना हुए हों कि आपने ये क्या किया है। लेकिन बहरहाल डर उनका है कि वहाँ पर क्या होता है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं जी। वो है कि साइफर केस के ऊपर अभी तक सफ़े मातम बिछी हुई है।
चौधरी निज़ामुद्दीन को समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या करें, क्योंकि जो सबसे बड़ा लीथल केस बनाया था और पूरी दुनिया के मीडिया में जग हसाई हुई है चौधरी निज़ामुद्दीन की इस केस के बाद, तो पूरी दुनिया अब उसके ऊपर बात कर रही है। तो साइफर केस जो है वो जाहिर है इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। और अब देखना ये है कि आगे चौधरी निज़ामुद्दीन जो है वो क्या करते हैं, लाइक कि क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से वो आगे चलते हैं, क्योंकि कोई ना कोई नई साजिश बुनेंगे। आज एक अफवाह ये भी थी कि शायद इमरान खान साहब को कोट लखपत जेल लाहौर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ तो अब कोई केस रहा नहीं, यहाँ तो वो कोई नया केस उनके ऊपर बनाया जाए, किसी नए केस में गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो केस है वो तो अब इद्दत में निकाह का केस है। और अमेरिका के अंदर जो रायन ग्रेम है इंटरसेप्ट के, उन्होंने एक सवाल पूछा स्टेट डिपार्टमेंट से। स्टेट डिपार्टमेंट ने तो उसका क्या जवाब देना था, सवाल उनका ये था कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ शादी करने के जुर्म में जेल के अंदर हैं, और उन पर इल्ज़ाम जो है वो ये है कि उनकी बीवी की माहवारी के दिन पूरे तरीके से गिने नहीं गए थे, इस वजह से शादी पहले कर ली और वो जेल में। तो जो अमरीकी सहाफ़ी इर्द गिर्द बैठे थे, वो जा ड्रॉपिंग मोमेंट था उनके लिए। उन्होंने गौर से इधर उधर देखा कि ये कौन लोग हैं, ये किस जंगल की बात हो रही है, ये किस हैवानियत की बात हो रही है, किस माशरे में इस तरीके से बातें की जाती हैं। और वो सब के सब मीन स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या जवाब देना था या वाइट हाउस ने क्या जवाब देना था, वो आगे से जो 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 मोमेंट ऑफ साइलेंस था वहाँ पर पूरे के पूरे कमरे में, वो देखने वाला था। सब सहाफ़ी हक्के बक्के होकर रायन ग्रिम को देख रहे थे कि ये क्या बात कर रहे हैं रायन ग्रिम, क्या वाकई ये सच हो सकता है। उनको क्या पता कि वाकई हमारे यहाँ ऐसी सर्कस लगी हुई है, बिल्कुल सच है, हमारे यहाँ यही बेशर्मी जो है वो की जा रही है। अच्छा जी, एक और बड़ी ही तशवीशनाक खबर अमेरिका से खबर है, जाहिर है इसकी कोई हमारे पास जो कंफर्मेशन नहीं। जियो टीवी ने ये खबर दी है। जियो टीवी के मुताबिक आफिया सदीकी जो अमेरिका की एक जेल में कैद हैं, जियो टीवी के मुताबिक उनके वकील का कहना है कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई है। उनको सज़ा देने के लिए वहाँ पर मौजूद एक गार्ड ने उनके साथ जिनसी ज़्यादती की है। बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक खबर है ये। आप सबको पता है आफिया सदीकी के केस का, ये एक नई खबर सामने आई है। अभी पता चलेगा अमरीकी जरीदों से या ज़राए अबलाग से कि यहाँ पर इसकी क्या सिचुएशन है, लेकिन उनके वकील का ये कहना है। और उनकी हाल ही में आफिया सदीकी से मुलाकात हुई है, और उनके वकील का ये भी कहना है कि वो बड़े पुरुमीद है कि अभी आगे जो उनका केस लगने जा रहा है शायद उसमें उनके साथ इंसाफ हो सके। अच्छा जी, इमरान खान ने जेल से सोशल मीडिया और मीडिया के नाम पैगाम भेजा है। उन्होंने सोशल मीडिया के लोगों को कहा है कि मुझे फ़ख्र है आप पे, जिस तरीके से आप खड़े रहे हैं। मुझे फ़ख्र है कि आप सब ने जिस तरीके से सारी की सारी ये जो फस्तायत थी इसका मुकाबला किया। जब पार्टी के बड़े लोग रूपोश उनको होना पड़ा तो आप पूरे दबदबे के साथ खड़े होकर आपने मुकाबला किया, मुझे आप पर फ़ख्र है। इसी तरीके से उन्होंने मीडिया के सहाफ़ियों को भी पैगाम भिजवाया कि तमाम तर प्रेशर के बावजूद ज़्यादातर सहाफ़ियों ने, चंद के अलावा, बग़ैर किसी लगी लिपटी के, बग़ैर किसी इंटरेस्ट के, अपने ज़ाती इंटरेस्ट के, उन्होंने रूल ऑफ़ लॉ, डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के हक़ में खड़े होकर सच की खबर दी और इंसाफ पर मबनी खबरें दी, जिस पर वो मीडिया के भी शुक्रगुजार हैं, सहाफ़ियों के भी शुक्रगुजार हैं। ये उनका पैगाम जेल से आया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।